start with the last topic, that is safety monitoring in the clinical trial. तो safety monitoring में होता क्या है basically clinical trial में? तो all right. तो यहाँ पे क्या है, देखो डिसीजन ट्री है फॉर डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. ठीक, इसमें क्या है, ह्यूमन सब्जेक्ट अगर इन्वॉल्व होने हैं तो क्या होगा और नहीं होने तो क्या होगा. ठीक है. और इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 45 CFR पार्ट 46 वहाँ पे होता है, जिसमें कंसेंट फॉर्म और उसके जो भी प्रोसीजर होते हैं वो फॉलो करने होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें सेफ्टी मॉनिटरिंग यहाँ पे हम करते हैं. ठीक है. तो अगर यहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं तो क्लिनिकल ट्रायल प्रपोज करना है या नहीं करना है, या किसी फेज़ में पहुँचा है वो. अगर नहीं पहुँचा तो प्लान रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. और अगर पहुँचा है तो मतलब फिर आप देखोगे उसमें क्या इज़ द डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान एक्सेप्टेबल, कि जो क्लिनिकल ट्रायल आपने प्रपोज किया है वो किसी भी फेज़ में अगर है, फेज़ 1 2 3 4 या जो भी है, तो क्या वो उसका डेटा या सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान एक्सेप्टेबल है या नहीं. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, उसमें एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इज़ आइडेंटिफाइड. ठीक है. तो वहाँ पे आप उस एंटिटी यानी कि जो आपका ड्रग सब्सटेंस जो यूज़ कर रहे हो आप, जिस पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है, तो जिसको आपको मॉनिटर करना है वो सबसे पहले आइडेंटिफाइड होगी. ठीक है. और पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर फॉर एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग आर डिस्क्राइब्ड. ऑलराइट. सो उसके अगेंस्ट में जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर फॉलो होगा या फिर जो एडवर्स इवेंट होंगे वहाँ पे रिपोर्ट होंगे, वो भी आप उसको भी रिपोर्ट करोगे. Now, plan is appropriate with respect to risk to participants, complexity of study design and method for data analysis. तो जो आपका प्लान जो आप बनाओगे वो क्या इंक्लूड करेगा, वो इंक्लूड करेगा कि इट शुड कंटेन रिस्क टू पार्टिसिपेंट, कि कोई पार्टिसिपेंट को कोई रिस्क तो नहीं है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टडी डिज़ाइन, कि जो आपने स्टडी डिज़ाइन किया है वो कितना कॉम्प्लेक्स है उसका क्या प्रोसेस है. ठीक है. और क्या मेथड आपने यूज़ किए हैं डेटा एनालिसिस के. ऑल राइट. And also the regulatory bodies require a data and safety monitoring board. ठीक है. For multi-site clinical trials or intervention with the potential risk to participant. ठीक है. अब देखो कोई ना कोई तो होगा ही जो आपका जितना भी डेटा है जो आपने स्टडी किया है, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो या कोई भी क्लिनिकल स्टडी का जो भी आपका डेटा है, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ को रिक्वायर्ड होगा. ऑलराइट. तो मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो है आपकी डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग की. ठीक है. तो यू हैव टू प्रेजेंट योर डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग टू द रेगुलेटरी बॉडीज़. ठीक है. इफ़ दे वॉन्ट, अगर वो आपसे चाहते हैं कि आपको प्रोवाइड कराना है तो यू हैव टू प्रोवाइड. ठीक है. अगर ये सब चीज़ें हैं तो यस. ठीक है. अगर नहीं है तो नो. और अगर एब्सेंट है वहाँ पे तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं जाएगी. ठीक है. इफ़ इट इज़ येस देन इट इज़ एक्सेप्टेबल. ठीक है. अगर येस है तो एक्सेप्टेबल है. इट मीन्स दैट एक्सप्लेन वाई द डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल. देन यू हैव टू ठीक है, देन यू हैव टू टेल अबाउट द डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान. ठीक है. आपको बताना पड़ेगा, साइंटिफिक रीज़न देना पड़ेगा उसके एक्सेप्ट होने के लिए. ठीक है. और अगर एब्सेंट है वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो एन क्या हो जाएगा आपका, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा. जो भी कॉन्टैक्ट है आपका साइंटिफिक रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर, देन उसको वो फॉलो करेंगे. ऑल राइट. और अगर है ही नहीं, इफ़ इट इज़ नो देन इट इज़ ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल. तो ठीक है, अगर नो रिस्पॉन्स वहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरीके से वो दे रहा है. ठीक है. नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है ऑन स्पोर्ट. And you also have to explain why the data and safety monitoring plan is scientifically unacceptable. ठीक है. तो ये दो केसेस हैं इसके, या तो आपका जो साइंटिफिक डेटा है जो आपका डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग जो आप कर रहे हो क्लिनिकल ट्रायल पे, उसका जो डेटा है अगर वो एक्सेप्टेबल है देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द क्लैरिफिकेशन साइंटिफिकली. एंड इफ इट इज़ नो, अगर आपके पास नहीं है, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव क्लैरिफिकेशन ऑन इट. All right. So this is about data and safety monitoring. Okay, and this is the decision tree. All right. Now, so here it is, safety monitoring in clinical trials. Now we have AE. AE means adverse event. जो आपके adverse event यहाँ पे हैं, तो अगर वो non serious हैं तो you have to report them in clinical report file. ठीक है. अगर non serious है आपके जो adverse event है तो उसको आप रिपोर्ट करोगे. ठीक है.
जो आपके क्लिनिकल रिपोर्ट फाइल है उसमें। और अगर एडवर्स इवेंट अकॉर्डिंग टू ICH सीरियस है तो यू हैव टू रिपोर्ट टू स्पॉन्सर, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे में के अंदर आपको स्पॉन्सर को बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टडी में जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका ये जो है सीरियस इफेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने स्पॉन्सर को बता दिया, अब स्पॉन्सर क्या करेगा, उस इफेक्ट को देखेगा कि वो नॉन रिलेटेड है। अगर नॉन रिलेटेड है मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई उस पर फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो रिलेटेड है, वो ह्यूमन इंटरवेंशन कर रहा है, ह्यूमन सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप फिर उसमें देखोगे कि क्या हमारे पास पहले से वो एडवर्स इवेंट के बारे में पता था हमें या फिर वो अननोन है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नोन देन यू हैव टू चेक योर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन यू हैव टू चेक योर रेफरेंस डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपके पहले से ही रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट होंगे, ठीक है। एंड इफ इट इज़ अननोन और अनएक्सपेक्टेड देन यू हैव टू नोट इट इन योर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, तो आपको उसे अपने रेफरेंस डॉक्यूमेंट में नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप उसको रिलेट करोगे नॉन एंड अननोन, ठीक है। और अगर नॉन है देन यू हैव टू लिस्ट इट इन योर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इफ इट इज़ अननोन देन ऑल्सो यू हैव टू मेंशन इट इन योर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको रेफरेंस डॉक्यूमेंट में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। देन एक्सपीडाइटेड रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइमलाइन, देन आप उस पर जो है रेगुलरली देखोगे कि ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग आप उसको रिपोर्ट करोगे कि क्या उसका कोई ऐसा एडवर्स इवेंट तो शो नहीं हो रहा। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवर्स इवेंट, ठीक है। अगर नॉन सीरियस है दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन CRFs, दैट इज़ योर क्लिनिकल रिपोर्ट फाइल। और अगर सीरियस है अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइंस या जो भी है आपका इसमें जो भी फर्दर गाइडलाइंस है, तो यू हैव टू रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स टू द स्पॉन्सर, ठीक है। फिर स्पॉन्सर जो है वो प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेटर को या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको बोलेगा। तो उसमें आपका दो तरीके से होगा, रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड। अगर नॉन रिलेटेड है नो फर्दर एक्शन, रिलेटेड है तो वो नॉन है या अननोन है। नॉन है तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट में चेक करके लिस्ट कर दोगे उसको, अननोन है देन यू हैव टू एक्सपीडिट द रिपोर्टिंग, तो आपको फिर उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या है आपका ये, ठीक है। So this is about adverse event, right? Now definitions. Definition of what? We have two terms over here, that is DSMP, DSMP and DSMB. ठीक है. So DSMP is Data Safety Monitoring Plan and DSMB is Data and Safety Monitoring Board. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास प्लान, क्या प्लान है हमारा, और यहाँ पे बोर्ड, ठीक है, कि कौन कौन उसमें उस प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए कौन कौन जो है बोर्ड है या कमेटी है आपकी, ठीक है। तो all right, so start with the DSMP. DSMP is what? It describes how the study investigator plan to oversee research subject safety and how adverse event will be categorized and reported. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन जो आपका रिसर्च है वो पूरा डिस्क्राइब होता है कि किस तरीके से जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो प्लान करेगा और किस तरीके से आप जो ह्यूमन सब्जेक्ट आप ले रहे हो उसके सेफ्टी और एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। And another one is the intensity and frequency of monitoring should be tailored to fit the expected risk level, complexity and size of a particular study, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नोट भी करोगे कि कितना रिस्क लेवल है उस चीज़ का, ठीक है, बिकॉज यू आर हेयर लर्निंग अबाउट द सेफ्टी मॉनिटरिंग। सो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी इज टू स्टडी अबाउट द रिस्क फैक्टर, ठीक है। जितना कम रिस्क फैक्टर होगा उतना कम आपका उतना ज़्यादा सेफ्टी होगी आपकी, ठीक है। तो वही है इसमें कि आपको फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को मेज़र करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है, कि कितना वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर ठीक है, पर्टिकुलर स्टडी में, ठीक है। अगर आप 10 मेंबर ले रहे हो या फिर आप मोर देन 10 मेंबर्स ले रहे हो तो क्या उसका रिजल्ट आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DSMP, दैट इज डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान। ऑलराइट, now here it is data and safety monitoring board, DSMB, that is DMC. What is it? A group of individual. So it includes a group of individual with pertinent expertise that review on a regular basis accumulating data from ongoing and clinical trial, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड, तो इट मीन्स इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल मेंबर्स, सो इट इंक्लूड्स मेंबर्स, ऑल राइट। तो इसमें क्या होंगे, आपके एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो कि अपना रिव्यू एक तरीके से अपना रिव्यू प्रिपेयर करेंगे जो भी ऑनगोइंग आपका क्लिनिकल रिसर्च चल रहा है उस पर जो भी डेटा वहाँ पे होगा उसको एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ
They also advise sponsor regarding safety of current and future participants and validity and scientific merit of the trial. तो वो स्पॉन्सर को एडवाइस भी करेंगे अबाउट वोट अबाउट द सेफ्टी ऑफ करंट एंड फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, कि जो आपकी करंट सेफ्टी कितनी है उस पर्टिकुलर ड्रग की जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, और जो फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स है उससे कितना अफेक्ट होने वाले हैं वो, ठीक है. सो इट ऑल दे ऑल्सो टेल यू अबाउट द वैलिडिटी एंड साइंटिफिक मेरिट ऑफ द ट्रायल, ठीक है. तो जो भी उसका आउटकम आएगा सो दे विल टेल यू अबाउट दैट. ऑलराइट, नाउ स्टडी रिस्क डेफिनेशंस. तो इसमें क्या आता है आपका, इसमें तीन तरीके से होता है. देखो रिस्क जो है आपकी तीन तरीके से हम उसको बोलते हैं. क्या, एक तो मिनिमल रिस्क, ठीक है, मिनिमल रिस्क का हो गया आपका, देन मॉडरेट रिस्क एंड देन हाई रिस्क, ठीक है. देखो किसी भी चीज़ का जो है डिसएडवांटेज होता है, और यहाँ पे आप जो भी स्टडी करने जा रहे हो तो स्टडी करने से पहले उस पर्टिकुलर थेरापेटिक एजेंट का क्या रिस्क होगा ह्यूमन बॉडी पे, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. वही आता है आपकी सेफ्टी के अंदर, ठीक है. सो हेयर इट इज़ योर फर्स्ट दैट इज़ मिनिमल रिस्क. मिनिमल रिस्क मीन्स नॉन थेरापेटिक ट्रायल्स सच एज सर्वे रिसर्च, क्वेश्चनियर्स, ब्लड सैंपल्स और ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे जो है आपके मतलब थेरापेटिक ट्रायल से पहले जो यहाँ पे होगा, तो ये क्या इंक्लूड करेगा, आपका जनरल सर्वे, ठीक है, रिसर्च का सर्वे कि कौन सा जो आपका ह्यूमन सब्जेक्ट है वो फिट है टू दैट पर्टिकुलर क्लिनिकल रिसर्च. और क्वेश्चन एयर्स मतलब क्वेश्चनिंग यहाँ पे होगी, ब्लड सैंपल्स आप कलेक्ट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है. सो यू हैव टू गैदर ऑल द हेल्दी वॉलेंटियर्स, ऑल द हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स. ऑलराइट. सो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है, वो क्या है, अ स्टडी वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म और डिसकम्फर्ट इज नॉट ग्रेटर देन द एनकाउंटर्ड इन डेली लाइफ, ठीक है. तो इसमें क्या है, जो मिनिमल रिस्क है उसकी क्या डेफिनेशन है कि इसमें जो आप एनकाउंटर करोगे डेली लाइफ में रिस्क, उससे कम यहाँ पे जो है आपको रिस्क जो आप फेस करोगे, ठीक है. तो वही है जो मैग्नीट्यूड होगा हार्म और डिस्कम्फर्ट का, वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है. या फिर द परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस और टेस्ट, ठीक है, जो भी आप फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो. सो तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बता रही है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही बता रही है कि जितना हम रिस्क सोच रहे थे कि इतना रिस्क हो सकता है, उससे कम मैग्नीट्यूड में यहाँ पे रिस्क जो है आपका होगा, ठीक है. सो दिस इज अबाउट मिनिमल रिस्क. नाउ सेकेंड वन इज मॉडरेट रिस्क. मॉडरेट रिस्क इज वॉट, फेज वन और फेज थ्री मल्टी इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर ट्रायल विद इंडिपेंडेंट डेटा मॉनिटरिंग. तो इसमें क्या आता है, मॉडरेट रिस्क ऑब्वियस सी बात है. देखो फेज टू और फेज थर्ड में, ठीक है, क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे जो ह्यूमन सब्जेक्ट लेते हो वो थोड़ा ज़्यादा लेते हो, ठीक है, जो फेज़ टू और फेज़ थर्ड में लेते हो, तो रिस्क के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है. तो जो आपको फेज़ वन में रिस्क नहीं पता लगे थे, हो सकता है वो आपको फेज़ टू और फेज़ थ्री में लगे. सो दिस इज़ अबाउट द मॉडरेट रिस्क. ऑलराइट. नाउ हाई रिस्क. हाई रिस्क में क्या है आपका, ये आपका वर्ड सजेस्ट कर रहा है हाई रिस्क, मतलब ये रिस्की है. ऑलराइट, मेजरली रिस्की है. So it includes clinical trials with investigational agents, phase 1 clinical protocols, investigator initiated INDs, manufacturing of product on campus, some phase 2 clinical trials and investigator initiated phase 3 clinical trials. So इसमें क्या आता है आपका जो clinical trials है, clinical trials on what, on investigational agents, ऑन इन्वेस्टिगेशनल एजेंट्स, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, आपका क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस पर, ठीक है. तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, आपका फेज वन क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स या फिर आपका इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड INDs, दैट इज योर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स, ठीक है. तो यहाँ पे देखो हाई रिस्क में क्या आ रहा है, हाई रिस्क जो है वो इंक्लूड कर रहा है आपका जो भी फेज वन टू और थ्री में जो भी आपके रिस्क फैक्टर हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हो यहाँ पे, और उससे जो एज अ आउटकम रिस्क या फिर जो भी सेफ्टी मॉनिटरिंग स्टडी यहाँ पे हो रही है, उससे जो ऑब्टेन रिस्क हो रहा है तो वो यहाँ पे आएगा. एंड दे इंक्लूड द हाई रिस्क, ठीक है, इट कम्स अंडर हाई रिस्क. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिस्क, ठीक है. सो नंबर वन इज मिनिमल रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क. ऑल राइट. नाउ विच स्टडी रिक्वायर्स DSMB, ठीक है. DSMB को
ठीक है, क्या रिस्क चाहिए, जो आपका डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उसको क्या स्टडी चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च, ऑब्वियसली क्लिनिकल स्टडी कर रहे हो तो क्लिनिकल रिसर्च चाहिए, ठीक है। अगर नो है तो कोई स्टडी होगी ही नहीं अगर उसको नहीं चाहिए। अगर चाहिए, इफ़ इट इज़ येस, देन व्हाट स्टडी इट विल रिक्वायर, स्टडी अबाउट फेज थर्ड और मल्टी सेंटर, ठीक है। अब उसमें भी फेज थर्ड में आपने स्टडी को दिया, उसमें भी अगर नो है तो आपका क्या जाएगा उसमें, दो ऑप्शन है, एक येस और सेकंड वन इज नो। इफ इट इज येस, देन जो भी आपका डेटा होगा फेज थ्री का, यू हैव टू शो दैट टू द आईआरबी, दैट इज योर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, और आपका डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग, ठीक है, प्लान एंड डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, ठीक है, इनको आपको दिखाना पड़ेगा वो चीज़ें। और इफ, ठीक है, इफ़ इट इज़ नो, अगर यहाँ पे नो है तो वो ब्लाइंडेड, देन हाई रिस्क इंटरवेंशन है उसमें, या फिर वनरेबल पॉपुलेशन आपकी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। उसमें भी आपका दो ऑप्शन है, येस और नो, ठीक है, येस और नो, उसमें दो ऑप्शन है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नो, देन इट इंक्लूड इन द आईआरबी एंड डीएसएमपी। तो अगर नो है वहाँ पे, तो उसमें भी क्या आएगा बच्चों, आईआरबी, दैट इज़ योर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, और डीएसएमपी, दैट इज़ योर डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इफ़ इट इज़ येस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च में आप जो भी वर्क करोगे तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का परमिशन लेना और अप्रूवल वहाँ से लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द स्टडी विच रिक्वायर्स डीएसएमबी, जो आपका ये डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड को चाहिए होती है, तो वो स्टडी यहाँ पे है। ऑलराइट, नाउ इसमें है आपकी चेकलिस्ट, चेकलिस्ट किसकी, डीएसएमबी की, ठीक है। डीएसएमबी की चेकलिस्ट क्या है, इसमें प्रिलिमिनरी डीएसएमबी चेकलिस्ट इज सम फॉर्म ऑफ स्टडी रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो आपको क्या देखना है इसमें कि किस तरीके का वो रिस्क असेसमेंट है, ठीक है। स्टडी रिस्क असेसमेंट जो है किस तरीके का है, इज देयर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एंटिसिपेटेड एडवर्स इवेंट, तो वो भी आप देखोगे चेकलिस्ट में, ठीक है। कोई एडवर्स इवेंट है तो उसको डिस्क्राइब करोगे। Is there a description of how adverse event will be detected and monitored at a research subset level? जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उस पर किस तरीके से उसे डिटेक्ट कर रहे हो, कैसे उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हो, वो भी आ जाएगा आपका चेकलिस्ट में। इज देयर एनी एडवर्स इवेंट ग्रेडिंग एंड अट्रीब्यूशन स्केल डिस्क्राइब, कि कोई जो आपका एडवर्स इवेंट यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे ठीक है डिस्क्राइब किया गया है या नहीं, वो भी देखोगे। इज देयर अ प्लान फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट, कि पहले से ही कोई प्लान था एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करने का। इज देयर अ प्लान फॉर एनुअल रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट, एनुअल रिपोर्टिंग मतलब एक साल में या फिर सालाना जो आपका रिपोर्टिंग होती है एडवर्स इवेंट की, क्या उसका कोई प्लान है। सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन योर चेकलिस्ट, ठीक है। इज देयर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हु विल बी परफॉर्मिंग सेफ्टी रिव्यूज फॉर द स्टडी, तो वहाँ पे ये भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन कर रहा है सेफ्टी स्टडी को, और किस तरीके से वो कर रहा है। हैज़ प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग continuation, modification और टर्मिनेशन ऑफ क्लिनिकल स्टडी बीन डॉक्यूमेंटेड। सो यहाँ पे ये सब आपका जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको गैदर्ड करनी है, ये चेकलिस्ट है जो कि आपको, देखो कुछ भी आप प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, जो आपका डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान है, तो ये वाले पैरामीटर्स आपको इंक्लूड करने ही करने हैं, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग दैट डेटा टू डीएसएमबी, जो आपका डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है, उसको अपना डेटा देने से पहले आपको ये वाली सारी चीज़ें जो है जो मेंशन है यहाँ पे चेकलिस्ट में, उसको देखना ही पड़ेगा। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द डीएसएमबी चेकलिस्ट। नाउ रेगुलेटरी रिपोर्ट्स, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स भी आपको तैयार करनी पड़ेगी रेगुलेटरीज के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है आपका 15 डे एनडीए रिपोर्टिंग, अगर न्यू ड्रग एप्लीकेशन है तो उसका रिपोर्ट 15 दिन का रिपोर्ट कम से कम आप दोगे। और जो आपका CIOMS-1 रिपोर्ट, मतलब जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन पे चल रहा है आपका, उसका रिपोर्ट भी आप यहाँ पे दोगे। एनडीए पीरियोडिक रिपोर्ट, मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन के पीरियोडिक रिपोर्ट भी आप रेगुलेटरी को सबमिट करोगे। IND एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग की एनुअल रिपोर्ट। एंड PSUR, PSUR क्या है आपका, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, जो आपका पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो रहा है, ठीक है, सेफ्टी स्टडी जो आप कर रहे हो ड्यूरिंग योर क्लिनिकल स्टडी, तो वो भी देखोगे। एंड मेड वॉच रिपोर्ट, जो आपका मेड DRA है, उसमें आप क्या रिपोर्ट सेंड करोगे। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड इन इट। ऑल राइट, ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द रेगुलेटरी रिपोर्ट्स।
नाउ 15 डे एनडीए रिपोर्ट्स व्हाट इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है? नॉन क्लिनिकल स्टडी केसेस फॉर अ मार्केटेड प्रोडक्ट एंड क्लिनिकल स्टडी केसेस फॉर एन इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट विद एन एक्टिव एनडीए। तो जो मार्केटेड प्रोडक्ट है जिसका ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसकी क्या चाहिए? नॉन क्लिनिकल स्टडीज चाहिए। और क्लिनिकल स्टडी चाहिए किसकी? जो आपके एक्टिव एनडीए पे, जो आपका एक्टिव एनडीए है उसमें जो आपका इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है उस पर, ठीक है, जो आप जिसके बारे में आप क्लिनिकल स्टडीज़ कर रहे हो। एई मतलब जो एडवर्स इवेंट है, सीरियस है, अनएक्सपेक्टेड है या फिर रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। रेफरेंस लेबलिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, रेफरेंस लेबलिंग डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा कि जो कि जिसमें आपका एडवर्स इवेंट का भी होगा और रिस्क फैक्टर भी वहाँ पे इंक्लूड होंगे। ड्यू डेट क्या है आपका? 15 कैलेंडर डे फ्रॉम द कंपनी रिसिप्ट डेट, ठीक है। जैसे कि आपने कंपनी ने आपको आज अगर दिया है तो उसके नेक्स्ट 15 डेज में आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट किसको करना है? यू हैव टू सबमिट दिस टू द यूएस एफडीए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एनडीए रिपोर्ट, ये एनडीए रिपोर्ट है तो आपको एफडीए यूएस एफडीए को सबमिट करना पड़ेगा। ऑल राइट, नाउ CIOMS one report. CIOMS one report. What it includes? It stands for Council of International Organizations of Medical Science. ठीक है, and here it is AE, that is your adverse event, serious or related. Reference labeling document, again the same thing, not applicable, यहाँ पे applicable नहीं है। और due date जो है इसकी 14 days, ठीक है। And for licensed product, report has to be generated to the respected company in the stipulated time, ठीक है। जो आपका टाइम पीरियड है within 12 days you have to generate the report, all right। जो आपकी लाइसेंस प्रोडक्ट है उसकी रिपोर्ट आपको जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये आपका CIOMS 1 रिपोर्ट के अंदर में आता है, दैट इज योर काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑल राइट, नाउ NDA periodic report. NDA periodic report, what it includes? Required for all FDA approved marketed drugs. जितने भी आपके FDA approved marketed drugs हैं तो उसके लिए required है। It includes a compilation of all non-15 day AE reports, ठीक है, that have occurred in the US and a listing of 15 day submitted reports. All right. So इसमें क्या आएगा? जो आपके कोई भी 15 डेज की एडवर्स इवेंट की रिपोर्ट वो, और जो आपके 15 डेज जो आपने सबमिटेड किया हुआ है, जो 15 दिन का आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है रिपोर्ट वो, और जो नॉन 15 डेज पे आपने एडवर्स इवेंट रिपोर्ट किए हैं तो वो उसका कंपाइलेशन यहाँ पे आएगा। ड्यू डेट क्या है इसकी? क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 3 years फॉलोइंग डेट ऑफ एफडीए अप्रूवल ऑफ एन एनडीए एंड एनुअल देयर आफ्टर। तो इसमें क्या होगा? क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, ठीक है। फॉर फर्स्ट 3 years, 3 साल तक आपको हर 3 महीने में एफडीए को जो है रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपका जो एनडीए है वो एनडीए से जब अप्रूव रहेगा, ठीक है, एफडीए जब अप्रूवल दे देगा एनडीए को, तो उसके बाद 3 साल तक हर 3 महीने आपको जो है रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 3 साल होने के बाद आपको हर साल में देनी पड़ेगी, ठीक है, रिपोर्ट सबमिटेड टू द यूएस एफडीए। तो ये भी आपको यूएस एफडीए को सबमिट करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एनडीए पीरियोडिक रिपोर्ट। Now, IND annual report, what it includes? It required for all drugs for which an IND has been opened. जिसके लिए IND ओपन हुआ है उस सभी के लिए ये चाहिए। ड्यू डेट क्या है? 60 days फॉलोइंग द इफेक्टिव एनिवर्सरी डेट, ठीक है। जो भी इनिशिएटिंग डेट थी उससे 60 days तक उसका ड्यू डेट है। ये भी आप इसको सबमिट करोगे अगेन टू द US FDA, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिपोर्टिंग, ऑलराइट। Now, what is PSUR? PSUR is Periodic Safety Update Report. So it is a practical mechanism for summarizing interval safety data covering short periods of the time and for conducting an overall safety evaluation, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये एक तरीके से समरी है आपकी, ठीक है। इट इंक्लूड्स द समरी किसकी? सेफ्टी डेटा की, ठीक है। जो आपने सेफ्टी डेटा सेफ्टी स्टडीज़ की हैं उसका जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो सेफ्टी डेटा की यहाँ पे स्टडीज़ आती हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स एंड फॉर कंडक्टिंग, ठीक है, एंड ओवरऑल सेफ्टी इवेल्यूएशन, ठीक है। जो आपने वहाँ पे सेफ्टी स्टडी किया है, ठीक है, उसका और सेफ्टी इवेल्यूएशन का डेटा, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है आपका, इट कम्स इन योर PSUR। All right, it includes all serious non-clinical trial cases from a HCP, जो आपका ह्यूमन क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उससे, ठीक है।
all non-serious non-clinical trial cases with unlisted adverse event, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, जो भी सीरियस है नॉन क्लिनिकल ट्रायल केसेस में और जो भी नॉन सीरियस है नॉन क्लिनिकल ट्रायल केसेस में वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। एंड ऑल्सो क्लिनिकल ट्रायल केसेस विद अ कैजुअल रिलेशनशिप विद द स्टडी ड्रग, ठीक है। जो आप ड्रग अंडर योर स्टडी इन योर क्लिनिकल ट्रायल, उसमें अगर कुछ भी वहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल के साथ, तो वो भी इंक्लूड होगा आपका पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट में। ऑल सोलिसाइटेड केसेस फ्रॉम आ HCP विद अ कैजुअल रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट ड्रग, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे, जितना भी सेफ्टी डेटा जैसे भी आप जो भी कवर करोगे उसमें जो भी रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है, तो सब इंक्लूड हो जाएगी आपका किसमें, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट में, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड होता है आपका आता है इसमें HCP EIU केसेस, ठीक है, जो भी आपके एडवर्स इवेंट वाले केसेस हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो केसेस हैं उन सब की स्टडी का एक तरीके से ये समराइजेशन है, PSUR। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। ये हो गया था आपका। नाउ लेजिस्लेटिव रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ऐसी क्या क्या मॉरल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी रिपोर्टिंग की, तो वो देखते हैं इसमें। टू द स्पॉन्सर MHRA, ठीक है, जो कि आपका मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसीज है। एथिक्स कमिटी, ऑल अदर इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंक्लूड अ कैजुअलिटी असेसमेंट, तो उन्हें कैजुअलिटी असेसमेंट चाहिए। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव जो आपकी रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की वो है यहाँ पे। तो इसमें आपका इंक्लूड होता है स्पॉन्सर MHRA। MHRA includes medicines and healthcare products regulatory agencies, और आपके एथिक्स कमेटी हो गया और जो भी आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो भी आपके क्लिनिकल स्टडीज़ में इंक्लूडेड है। नाउ इट इंक्लूड्स फेटल लाइफ थ्रेटनिंग SUSAR, जो सीरियस इवेंट्स होंगे यहाँ पे, सीरियस एडवर्स रिएक्शंस होंगे, तो वो आपको रिपोर्ट करना होगा विद इन 7 days, ठीक है। ऑल अदर SUSAR, ठीक है, जो है नो लेटर देन 15 कैलेंडर डेज, ठीक है। जो दूसरे सीरियस एडवर्स इवेंट हैं आपके, वो 15 दिन से ज़्यादा जो है सबमिटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो विद इन मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको जो भी सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल जो भी इफेक्ट्स हैं वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी उस पर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये दिस कम्स अंडर लेजिस्लेटिव रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, नाउ डेटा असेसमेंट इन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में डेटा को कैसे असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस मैं आपको बता दूं क्या होता है। फार्माकोविजिलेंस इज ऑल अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ ADRs, जो आपका एडवर्स ड्रग इवेंट्स हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है आपका किस में आती है, फार्माकोविजिलेंस में आती है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल केस रिपोर्ट असेसमेंट, तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल की जो रिपोर्ट है वो इंक्लूड होगी। एग्रीगेटेड असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और उसको एग्रीगेट करके असेस भी करोगे और इंटरप्रीट भी करोगे वहाँ पे। सिग्नल डिटेक्शन, सिग्नल को भी डिटेक्ट करोगे कि कितना रिस्क था उसमें। इंटरेक्शन एंड रिस्क फैक्टर, इंटरेक्शन जो देखोगे उसमें जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर प्रोडक्ट है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर प्रोडक्ट का क्या देखोगे, इंटरेक्शन, ठीक है। ऑल राइट, एंड सीरियस क्लिनिको पैथोलॉजिकल स्टडीज़, जो आपका क्लिनिको पैथोलॉजिकल स्टडी है कि क्लिनिकल स्टडी या फिर जो भी आप डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे देखोगे। फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम में वो हो पा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा असेसमेंट इन फार्माकोविजिलेंस। ऑलराइट, नाउ सिग्नल डिटेक्शन, सिग्नल को आप कैसे डिटेक्ट करोगे। एन अलर्ट फ्रॉम एनी अवेलेबल सोर्स दैट अ ड्रग मे बी एसोसिएटेड with a previously unrecognized hazard or unknown hazard may be quantitatively or qualitatively different from existing expectations। तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से अलर्ट आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। जो फार्माकोविजिलेंस में आपकी एक्टिविटी है दैट इज सिग्नल डिटेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क फैक्टर के बारे में देख रहे हैं, जो भी हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके बारे में देख रहे हैं, तो वो सिग्नल यहाँ पे एज एन अलर्ट की फॉर्म में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ या वो किस तरीके से होगा, क्वांटिटेटिवली मोर फ्रिक्वेंट, और क्वालिटेटिवली है तो वो मोर सीरियस है, ठीक है। तो दो तरीके से होगा यहाँ पे, ठीक है। किसके बारे में, जो ड्रग के बारे में आप स्टडी कर रहे हो उसके।
मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सिंगल वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट विद अ पॉजिटिव रीचैलेंज और रेप्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स इन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे आप क्या दोगे? एक रिपोर्ट्स की सीरीज तैयार करोगे, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी क्या है? यहाँ पे सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स होगी जिसमें कि आपका वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट होगी विद पॉजिटिव रीचैलेंज, ठीक है। कि अगर वो पर्टिकुलर सिग्नल आया है, वहाँ पे डिटेक्ट हुआ है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, तो उसको डिटेक्ट करके उस फैक्टर को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट सिग्नल डिटेक्शन। तो इसमें यहाँ पे स्निप रूल को फॉलो करते हैं। स्निप रूल फॉर सिग्नल क्या है आपका? विश टू एग्जामिन सिग्नल दैट आर स्ट्रॉन्ग, न्यू, इम्पोर्टेंट एंड प्रिवेंटेबल। तो ये दिस यू मस्ट ऑल हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। व्हाट इज इट? SNP, SNIP. S stand for strong, N stand for new, I stand for important, and P stand for preventable. So, SNP rule for signal. So, this is about the signal detection. All right. Now, WHO UMC definition for a signal. Signal की क्या definition होती है according to WHO? So, it includes the reported information on a possible causal relationship between an adverse event and a drug. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है आपकी, ड्रग और एडवर्स इवेंट। ड्रग और एडवर्स इवेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या पॉसिबल कैजुअल रिलेशनशिप है? द रिलेशनशिप बीइंग अननोन और इनकम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड प्रीवियसली। तो या तो वो रिलेशनशिप आपकी अननोन होगी या फिर आपने उसको पहले से ही क्या किया हुआ है? इनकम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड है, मतलब कि वो अच्छी तरीके से वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, ठीक है। यूजुअली मोर देन अ सिंगल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ सिग्नल, ठीक है। किसी भी सिग्नल को जनरेट करने के लिए फार्माकोविजिलेंस में किसी भी सिग्नल को जनरेट करने के लिए एक से ज़्यादा रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द इवेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि वो इवेंट जो है कितना सीरियस है और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO UMC डेफिनेशन क्या है सिग्नल की? सिग्नल इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्स इवेंट एंड द ड्रग। जो आपका ड्रग है और उससे होने वाले जो एडवर्स इवेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अबाउट द सिग्नल। ऑलराइट, नाउ अ सिग्नल कंसिस्ट ऑफ, अब सिग्नल में होता क्या है? इसमें आपका होता है हाइपोथेसिस, डेटा एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट। या तो आपका एक हाइपोथेसिस इंक्लूड होगा, इसमें डेटा भी होगा और आर्ग्यूमेंट्स इन व्हाट? इन फेवर और अगेंस्ट, ठीक है। नाउ डेटा ऑफ अ सिग्नल, सिग्नल का जो डेटा होगा वो क्या इंक्लूड करेगा? क्वालिटेटिवली है, क्लिनिकल है, क्वांटिटेटिव है तो एपिडेमोलॉजिकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलप्स ओवर टाइम। सो डेटा ऑफ सिग्नल शुड बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलप्स ओवर टाइम। ऑलराइट, now this is what the graph which is showing you about the signal, ठीक है। ये सिग्नल के बारे में आपको दिखा रहा है जिसमें आपका नॉलेज ऑफ एडवर्स इवेंट यहाँ पे परसेंटेज दिखाया हुआ है, ठीक है, एडवर्स इवेंट का। और यहाँ पे सिग्नल का जनरेशन है, ठीक है, स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सिग्नल जनरेशन है यहाँ पे, सिग्नल स्ट्रेंथिंग है, देन सिग्नल फॉलो है, ठीक है। और ये आपका सिग्मोइड टाइप कर्व है यहाँ पे इसमें, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ठीक है। तो here it is, number one is signal detection, selection of a possible relevant association। तो ये आपका होता है हाइपोथेसिस जनरेशन। आपने हाइपोथेसिस को जनरेट किया, हाइपोथेसिस मतलब कि एक आपने एसोसिएशन बनाई, किसके बीच में? एडवर्स इवेंट और सिग्नल जनरेशन के बीच में, ठीक है। नाउ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द अवेलेबल एविडेंस, जो आपके आप क्या करोगे? जो आपके पास अवेलेबल एविडेंस है उसको असेस करोगे, ठीक है, उसको पहले देखोगे। तो ये आपका इंक्लूड करता है सिग्नल स्ट्रेंथिंग, ठीक है। जैसे ही आपका असेसमेंट होगा प्रिलिमिनरी सिग्नल्स का, तो वो क्या होगा? सिग्नल जो है आपके स्ट्रेंथिंग हो गए, सिग्नल्स आपके इंक्रीज होंगे। सिग्नल इंक्रीज हो रहे हैं मतलब दे आर इंक्रीजिंग फॉर द एडवर्स इवेंट, एडवर्स इवेंट के लिए वो इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, देन यू हैव टू टेक सिग्नल फॉलो अप, सिग्नल फॉलो अप भी वहाँ पे होगा। व्हाट इट इंक्लूड्स, ठीक है, द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ सिग्नल, सिग्नल को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरिया विच कम्स अंडर द सेक्शन फॉर सेलेक्टिंग अ सिग्नल, ठीक है।
So it includes unknown adverse reaction, unexpected, expected but unlabeled, strong statistical connection, low background frequency. तो इसमें क्या आता है आपका unknown adverse event हो गया, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ऐसा होगा, एक्सपेक्ट था लेकिन अनलेबल्ड है, स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिकल कनेक्शन कि जो आपका ग्राफिकल कनेक्शन है, स्टेटिस्टिकल कनेक्शन है, वो जो है स्ट्रॉन्ग है, लो बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी, सिग्नल है, रिस्क है पर उतना नहीं है, स्पेसिफिक एंड कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक होना चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव इवेंट मतलब डेफिनेटिव होना चाहिए, डिफाइन, इजीली डिफाइन कर सकते हो आप उसको, ऐसा होना चाहिए, टिपिकली ड्रग रिलेटेड इवेंट और क्रिटिकल टर्म, ठीक है, तो ड्रग रिलेटेड इवेंट होना चाहिए या फिर कोई भी क्रिटिकल टर्म है उससे रिलेटेड होना चाहिए, सीरियस अगर है तो कितना सीरियस है, हाई पोटेंशियल रिलेवेंस है, नोन है तो आप उसको लेबल्ड करोगे, वीक स्टेटिस्टिकल कनेक्शन, हाई बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी, अनस्पेसिफिक, ट्रिवियल इवेंट, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं था और अनस्पेसिफिकली वो आ गया है वहाँ पे, सब्जेक्टिव इवेंट, कॉमन डिसऑर्डर विच इंक्लूड्स इन्फेक्टियस और एंडोजेनस, not serious, low relevance. So all these parameters are included in criteria for selecting a signal. All right. Now, when is a signal likely to be relevant? Relevant कब होगा? Early warning, ठीक है? इसमें जो आपका सिग्नल है वो रिलेवेंट कब होगा, तो इट शुड इंक्लूड अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग यहाँ पे आपके लिए होगी न्यू एडवर्स रिएक्शन या फिर न्यू ड्रग के बारे में यहाँ पे पता होगा, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव के व्यू पॉइंट से भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ड्रग इट इंक्लूड सीरियस इंडिकेशन एंड वाइडली यूज्ड, सीरियस रिएक्शन, ठीक है, कोई सीरियस रिएक्शन तो नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ केसेस, रैपिड इंक्रीज इन रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी इंटरवेंशन, प्रिवेंशन, चेंज इन बेनिफिट और रिस्क, साइंटिफिक और एजुकेशनल वैल्यू, तो ये क्या है, ऑल दीज पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड इन व्हेन इज अ सिग्नल लाइकली टू बी रिलेवेंट, रिलेवेंट कब होगा आपका सिग्नल, या तो आपके पास पहले से ही कोई वार्निंग हो या फिर जो है नया ड्रग आप यूज़ कर रहे हो तो नए एडवर्स रिएक्शन होंगे वहाँ पे, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव के व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इम्पोर्टेंट ड्रग है तो उसके बारे में उसकी सीरियस इंडिकेशंस क्या हैं, किस लिए वो लिया जा रहा है, सीरियस रिएक्शंस क्या होंगी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ केसेस पे आप उसको देखोगे, रिपोर्ट करोगे, और प्रिवेंटिव भी देखोगे आप उसमें, प्रिवेंशन किस तरीके से होगा, चेंज इन बेनिफिट्स और रिस्क, ठीक है, क्या कोई बेनिफिट और रिस्क में चेंज तो नहीं हो गया, सो ऑल दीज पैरामीटर्स आर कम्स अंडर it included in when is a signal likely to be relevant. All right. Now signal follow up, same database, ठीक है, सिग्नल फॉलो अप में आप क्या करोगे, ड्रग एक्सपोजर, ठीक है, जब ड्रग एक्सपोजर होगा तभी तो आपका सिग्नल जो है क्रिएट होगा, नाउ डेवलपमेंट ओवर टाइम ऑफ द क्वांटिटेटिव डेटा एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द पैटर्न, ठीक है, जो अभी आपको मैंने ग्राफ दिखाया था, ठीक है, उसमें क्या देख रहे थे आप, जो रिस्क फैक्टर थे आपके एडवर्स इवेंट और सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके बीच में आपका जो है सिग्मॉइड कर्व आ रहा था, नाउ हियर इट इज़ द डेवलपमेंट ओवर टाइम ऑफ द क्वांटिटेटिव डेटा और उसका कंसिस्टेंसी, उसका जो पैटर्न है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है वो भी देखोगे, तो मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अबाउट द क्वांटिटेटिव डेटा, सिग्नल स्ट्रेंथिंग में क्या आएगा, इंडिविजुअल केस रिपोर्ट असेसमेंट, ठीक है, रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट केस, वर्स्ट केस सिनेरियो, टारगेटेड कंपैरिजंस, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडीज, तो ऑल दीज पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड इन सिग्नल स्ट्रेंथिंग, जो आपके सिग्नल को स्ट्रेंथ करोगे, मतलब कि रिस्क फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, रिस्क फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब कि रिस्क जो है आप रिस्क एनालिसिस आप कब जो है अच्छे से कर पाओगे, वैन यू हैव इंडिविजुअल केस रिपोर्ट, जब आपके पास इंडिविजुअल केस रिपोर्ट असेसमेंट होगा, रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा टाइमली, ठीक है, बेस्ट केस कौन सा है, वर्स्ट केस कौन सा है, ये सिनेरियो आप सेट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड द सिग्नल स्ट्रेंथिंग, टारगेटेड कंपैरिजन किससे करना है आपको, वो भी नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडीज, एक तरीके से पर्टिकुलर किस वे में आपको स्टडी करनी है, किन ह्यूमन सब्जेक्ट को नेस्ट करके जो है आप अपनी स्टडीज़ को कंट्रोल करना है, कंट्रोल स्टडीज़ के तहत आपको स्टडी करनी है यहाँ पे, सो दिस इज अबाउट द सिग्नल फॉलो अप, ऑल राइट, नाउ signal follow up from other sources, similar connection in other countries, ठीक है, अदर कंट्रीज में भी वही कनेक्शन है इसमें, WHO UMC इंटरनेशनल डेटाबेस भी इंक्लूडेड है,
एडिशनल ऑब्जर्वेशन जिसमें कि आपका लिटरेचर, रजिस्ट्रेशन फाइल और अदर डेटाबेसेस, तो ये कुछ अदर ऑब्जर्वेशन है जो कि इंक्लूड होती है। एक्सपेरिमेंटल डेटा एग्जाम्पल फार्माकोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल, तो फार्माकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल डेटा यहाँ पे आता है जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है इसमें, ठीक है। तो ये आपके अदर सोर्सेज से सिग्नल आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आपका दूसरे कंट्रीज़ के बेसिस पे आप कर रहे हो, या फिर WHO इंटरनेशनल डेटाबेस से आप कनेक्ट करते हुए कर रहे हो, या फिर आपके लिटरेचर रजिस्ट्रेशन फाइल से कर रहे हो। सो दिस इज अबाउट द सिग्नल फॉलो फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑलराइट, नाउ द बैलेंस ऑफ एविडेंस इन अ सिग्नल, सिग्नल में जो आपने एविडेंस आपके पास आया है उसको कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है। तो उसका क्या मोटिव है, दैट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन। इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ केस रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल डिसप्रोपोर्शनैलिटी, ड्रग एक्सपोजर, ठीक है। तो तीन चीज़ें इसमें आती हैं। जो आपके क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में क्या है कि कितने केस आपने रिपोर्ट किए हैं, और जो आपका ये स्टैटिस्टिकल डेटा वहाँ पे क्या है, और ड्रग एक्सपोजर का रिस्पॉन्स क्या था। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, पैटर्न क्या है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, एक्सपोजर क्या हुआ और क्या रिस्पॉन्स आपका है उसके बीच में रिलेशनशिप, साइट इज दिस इंक्लूड साइट, टाइमिंग, डोज एंड रिवर्सिबिलिटी, क्या साइट थी, क्या टाइमिंग थी, क्या डोज है और कितना वो रिवर्सिबल है। बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, बायोलॉजिकल में आपका क्या आएगा, फार्माकोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, तो आपको फार्माकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल डेटा पे भी आपको हाइपोथेसिस जनरेट करना है। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स में क्या है, डी चैलेंज, री चैलेंज, ब्लड लेवल्स, मेटाबोलाइट्स, ड्रग डिपेंडेंट एंटीबॉडीज। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इंक्लूडिंग योर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। एनालॉगीज, ठीक है, एनालॉगीज भी वहाँ पे होते हैं। नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा, कि जो आप डेटा है उसका नेचर क्या है और क्या क्वालिटी है। ऑब्जेक्टिविटी, डॉक्यूमेंटेशन, कैजुअलिटी, असेसमेंट, तो नेचर एंड क्वालिटी में आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिविटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कैजुअलिटी, असेसमेंट। सो दिस इज अबाउट द बैलेंस ऑफ एविडेंस इन अ सिग्नल, ठीक है। किसी भी सिग्नल में किस तरीके से आपको बैलेंस करना है उस चीज़ को, तो यू हैव ऑल सच पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम सिग्नल टू एक्शन, आप सिग्नल के बारे में आपको पता चल गया। नाउ यू हैव टू टेक इट इन द एक्शन, एक्शनरी वे में आपको लेना है। तो उसमें क्या होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन, किसके बीच में, नेशनल सेंटर्स, यूएमसीज, कंपनी एंड अकेडमिया, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं उसके बीच में क्या होगा, इंटरनल कनेक्शन, कम्युनिकेशन। इनिशिएशन ऑफ फर्दर स्टडीज, दैट इज योर सिग्नल टेस्टिंग, अगर कुछ फर्दर स्टडी होना है तो उसको इनिशिएट करोगे। रेगुलेटरी एक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, डेटा शीट चेंज, जो आपका डेटा शीट है जो उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है तो इट इंक्लूड इन रेगुलेटरी एक्शन, ओके। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंक्लूड डेटा इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल ड्रग बुलेटिन, पब्लिकेशंस। सो दिस इज कि आपके पास सिग्नल जो है वो है, अभी उसको आपको क्या करना है, एक्शन में लेके आना है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स you can take your signal to action. All right, now signal detection using a neural network approach, it includes if the posterior probability increase prior probability, ठीक है, मतलब आपकी जो posterior probability थी वो prior probability से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, the drug ADR combination is present more than expected, ठीक है। जो आपके ड्रग के ADR थे, जो ADR ड्रग ADR के कॉम्बिनेशन थे वो क्या होंगे, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हाई वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं आप आईसी। तो आप मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था एडीआर उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हाई वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कंपोनेंट वहाँ पे होगा, ठीक है। आईसी की वैल्यू जो होती है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आईसी लॉग टू, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अपॉन आपका ये क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी, तो ये इंक्लूड कर दिया आईसी। इस तरीके से आपका सीए एक तरीके से स्टैटिस्टिकल अप्रोच है टू डिटेक्ट द सिग्नल यूजिंग अ न्यूरल नेटवर्क अप्रोच। ऑलराइट, now automated quantitative signal detection, what it includes, extremely large number of drug adverse reaction combination, ठीक है, जो आपके बहुत ज़्यादा ड्रग रिएक्शन इवेंट्स आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो हैं वहाँ पे एडीआर्स के, वो सेलेक्ट्स ऑटोमेटिकली हाई इंटरेस्ट कॉम्बिनेशन यूजिंग क्वांटिटेटिव डिसप्रोपोर्शनैलिटी, जो भी आपका हाई इंटरेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो मैनेजेबल सबसेट्स ऑफ डेटा, नो ह्यूमन टाइम नीडेड, नो इन्वेस्टिगेटर बायस, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, रिप्रोड्यूसिबल,
फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, एक्सप्लोरेटिव। ठीक है, तो ये आपके आते हैं ऑटोमेटेड क्वांटिटेटिव सिग्नल डिटेक्शन के अंदर। क्या कि जो आपका ADR है उसके कॉम्बिनेशन जो है एक्सट्रीमली वो ज़्यादा होने चाहिए और सेलेक्टिव होने चाहिए, आपके हाई इंटरेस्ट कॉम्बिनेशन पे यूज़ होने चाहिए वो। और जो भी आप डेटा ले रहे हो वो मैनेजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें ह्यूमन का टाइम जो है बायस, जो टाइम बायस नहीं होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेटर बायस नहीं होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए उधर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑटोमेटेड क्वांटिटेटिव सिग्नल डिटेक्शन। ऑलराइट, नाउ सिग्नल डिटेक्शन एट द उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, इसमें आपका एडिशनल दिया हुआ है। ठीक है, सो इट इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड क्वांटिटेटिव डेटा माइनिंग। ठीक है, तो इसमें भी आपका IC वैल्यू देखते हैं, ह्यूमन असेसमेंट होता है, नेशनल सेंटर पे रिव्यू पैनल होता है उसमें, और UMC स्टाफ होता है। UMC स्टैंड फॉर उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर। ऑलराइट, नाउ सिग्नल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे तैयार होता है आपका, सेंड टू द नेशनल सेंटर्स। नेशनल सेंटर में आपका जो सिग्नल रेडी हुआ है सेफ्टी मॉनिटरिंग पे, वो नेशनल सेंटर्स में आप उसको सेंड करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेशनली। इंडिविजुअलाइज सेक्शन अवेलेबल टू इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री को आप जो है इंडिविजुअलाइज सेक्शन जो है प्रोवाइड करोगे। ऑल रिसिपिएंट एनकरेज टू कमेंट ऑन द टॉपिक्स प्रेजेंटेड। ठीक है, जो भी टॉपिक्स प्रेजेंट किया है ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिसिपिएंट को एनकरेज करना पड़ेगा टू कमेंट अपॉन दैट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिग्नल डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, नाउ सिग्नल एनालिसिस, इट अलाउज पैटर्न रिकॉग्निशन इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, सिग्नल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या आता है आपका, ये अलो करता है पैटर्न रिकॉग्निशन इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, तो पैटर्न स्टडी यहाँ पे होगी। ऑल्सो इनकम्प्लीट केस डेटा ऑफ वैल्यू, अगर कोई भी केस डेटा आपका इनकम्प्लीट है तो उसको भी इंक्लूड करेगा। अलोज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेक्शन एंड सिंड्रोम, जो भी वहाँ पे इंटरेक्शन या सिंड्रोम्स हुए हैं उसको भी वो आइडेंटिफाई करने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, नाउ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस में यहाँ पे क्या आएगा, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस क्या है आपके, इज द कंपैरिजन ऑफ रिस्क ऑफ अ सिचुएशन टू इट्स रिलेटेड बेनिफिट्स। कि जो रिस्क हैं साथ के साथ उसके जो है रिलेटेड बेनिफिट्स भी वहाँ पे हैं। सो इट इंक्लूड्स फॉर रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स मोर देन मिनिमल रिस्क ऑफ हार्म टू द सब्जेक्ट, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट अश्योर दैट द अमाउंट ऑफ बेनिफिट क्लियरली आउटवे द अमाउंट ऑफ रिस्क। तो जो भी रिस्क है मतलब ड्यूरिंग रिसर्च, तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट को हार्म तो करेगा ही, और इन्वेस्टिगेटर को ये अश्योरिटी भी देनी है कि जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क जो है वो आउटवे नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे, बेनिफिट से। ओनली इफ देयर इज अ फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो आई स्टडी में बी कंसिडर एथिकल। ठीक है, अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो फेवरेबल है तभी ये इस स्टडी को एथिकल माना जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि हेल्सिन की डिक्लेरेशन में भी ये दिया हुआ था, एंड द कॉन्सॉर्ट स्टेटमेंट भी थी, स्ट्रेस अ फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो। ठीक है, उसके बारे में भी ये बताया हुआ था आपको। रिस्क मस्ट इंक्लूड फिजिकल। ठीक है, फिजिकल इट इंक्लूड्स डेथ एंड डिसेबिलिटी। फिजियोलॉजिकल इट इंक्लूड्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सोशल इट इंक्लूड्स डिस्क्रिमिनेशन, एंड इकोनॉमिकल इट इंक्लूड्स जॉबलेस। सो दिस इज अबाउट रिस्क। ठीक है, एंड हेयर इट इज अ ट्राइंगल विच इज शोइंग यू अबाउट द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस इंक्लूडेड इन फार्माकोविजिलेंस, जो फार्माकोविजिलेंस में यहाँ पे है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्टिंग होगी, जो आपका ICSR है, या फिर अदर रिपोर्ट ऑन प्रोडक्ट प्रॉब्लम। केस सीरीज यहाँ पे तैयार होगी। देन सिग्नल, सस्पेक्टेड सिग्नल कंफर्म। ठीक है, सस्पेक्टेड है, कंफर्म्ड नहीं है आप उसके बारे में, देन अगर आप कंफर्म्ड है तो वो आगे फर्दर कम्युनिकेट होगा। देन रिस्क मिनिमाइजिंग एक्शन आपके वहाँ पे प्रोसीड होंगे। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। Now, benefits and risk evaluation. Edit product information, withdraw marketing authorization. ठीक है, देखो अगर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, ठीक है, तो अगर रिस्क है या बेनिफिट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंडिकेटेड होगी, अगर नहीं है तो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ऑथराइजेशन से विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर है तो एडिट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स इंडिकेशन या फिर यूज़ डोजिंग इंस्ट्रक्शन, कि किस डोज में आपको देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, ठीक है, किस ड्रग के साथ वो सूटेबल है, किसके नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, किस डिजीज़ पे वो वर्क कर रहा है बेसिकली, और किस डिजीज़ को प्रमोट कर रहा है। इंटरेक्शंस क्या है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या है, वार्निंग प्रिकॉशंस क्या है, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन ओवरडोज। सो दिस इज अबाउट द बेनिफिट एंड रिस्क evaluation ऑफ द
product information. All right. Now, risk analysis, it includes identify the risk. Identify the risk, how you identify the risk. Preclinical studies, harm identify in clinical trials and meta-analysis और formal mortality और morbidity issues. तो risk को हम कैसे identify करते हैं? Pre-clinical studies करके या फिर clinical trials में हम देखेंगे कि हमारी studies में कुछ harm तो नहीं है, ठीक है? या फिर फोरल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी स्टडीज़ को देख के वहाँ पे कोई डेथ रेशियो को हम देखेंगे. अंडरस्टैंड द रिस्क, एंड रिस्क को हमें अंडरस्टैंड करना है. रिगोरस केस डेफिनेशन, केस सीरीज एनालिसिस, क्लियर डिस्क्रिप्शन इन लेवल. तो यहाँ पे जो भी रिस्क है उसके बारे में हम करेंगे स्टडी. मॉनिटर द रिस्क, रिस्क को मॉनिटर करेंगे. पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होगा, डेटाबेस एनालिसिस होगा, प्रोस्पेक्टिव कोहरेट स्टडीज़ एंड रजिस्ट्रीज यहाँ पे होगी जो क्योंकि आपके रिस्क को मॉनिटर करेगी. तो रिस्क एनालिसिस इंक्लूड आइडेंटिफाई द रिस्क, अंडरस्टैंड द रिस्क एंड मॉनिटर द रिस्क. ऑलराइट. Now, risk mitigation, what it includes: communicate the risk, act to reduce the risk, measure outcome of the intervention. To communicate the risk means you have to advise in the label की risk है क्या, partnership with the regulators, regulator के साथ क्या partnership है, education of the physician, patient, company staff, उसके बारे में उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आप जो कम्युनिकेट करोगे. एक्ट टू रिड्यूस द रिस्क, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. एक्ट टू रिड्यूस द रिस्क, किस तरीके से आप जो है रिस्क को रिड्यूस करोगे. तो रिस्क रिड्यूस कैसे होगी? लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड प्रेस्क्राइबिंग राइट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेट फॉर सर्टेन ग्रुप्स, इंडिकेशन रूट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइस फॉर हाई रिस्क ग्रुप. ठीक है. तो आप अगर चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड रखोगे तो तरीके से रिस्क जो है हमारी रिड्यूस हो सकती है. मेजर आउटकम ऑफ द इंटरवेंशन, ठीक है. इंटरवेंशन जो है उसका क्या आउटकम है. So this is all included in risk mitigation, that is communicate the risk, act to reduce the risk and measure outcome of the intervention. All right. Now post approval RMP, RMP जब अप्रूव हो जाएगा तो उसके बारे में आप बाद में क्या है आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी कैरेक्टराइज, quantify risk for novel compounds or reassure risk is no worse than reference product for biosimilar proteins. तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी जिस पे भी स्टडी चल रहा है आपका उसके रिस्क को असेस करना है, रेफरेंस प्रोडक्ट से उसको देखना है, ठीक है. कंपेयर करना है उसको कि वो उससे वर्स तो नहीं है. रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल नीडेड टू असेस रिस्क, पर्टिकुलरली रेयर रिस्क, ठीक है. तो यहाँ पे रेयर रिस्क इंक्लूड हो जाएंगी. इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ टू आइडेंटिफाई इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है. इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है, एब्रिलेटेड रिस्क, जो भी आपका एबनॉर्मलिटी रिलेटेड रिस्क है वो. इसमें क्या आता है आपका सेकेंडरी लॉस ऑफ इफेक्ट इन नेटिव पेशेंट, एनी लॉस ऑफ इफेक्ट इन नॉन नेटिव पेशेंट, एविडेंस ऑफ प्रेजेंस और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, अदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पेसिफिक केस डेफिनेशन. तो ये आपके आ जाते हैं SA. सो ये आपके इंक्लूड होते हैं किसमें? 1 सेकेंड. So this is all included in your SAEO. Framework should be proposed for ensuring attribution of detected risk to the specific product. तो जो भी आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके लिए आप क्या फ्रेमवर्क जो है प्रपोज कर रहे हो वो भी आपको यहाँ देना है, ठीक है. और प्रायर डिसीजन भी लेना है अबाउट रिलेवेंट सैम्पल साइज. सो दिस इज अबाउट पोस्ट अप्रूवल RMP. नाउ रिस्क कम्युनिकेशन, रिस्क को कैसे कम्युनिकेट करना है. तो द लेवल इज नॉट एडिक्वेट टू कम्युनिकेट स्पेसिफिक रिस्क, मिनिमाइजिंग एक्टिविटीज़ और चेंज बिहेवियर, ठीक है. तो लेवल जो है केवल वो एडिक्वेट नहीं है किसी भी रिस्क को, ठीक है, स्पेसिफाई करने के लिए. तो इट इंक्लूड्स हाउ टू अवॉइड एस्टेब्लिश रिस्क, ठीक है. किस तरीके से जो रिस्क एस्टेब्लिश है उसको कैसे अवॉइड करना है वो इंक्लूड करेगा, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल अवॉइड SC रूट, सबकुटेनियस रूट को आपको अवॉइड करना है इन रेनल फेलियर, ठीक है, फॉर एपोटेन अल्फा प्रोडक्ट विदाउट डेटा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हाउ टू अवॉइड एस्टेब्लिश रिस्क. नाउ हाउ टू इन्वेस्टिगेट फॉर पोटेंशियल रिस्क, के लिए कैसे इन्वेस्टिगेट करना है. वेयर टू गेट एंटीबॉडी टेस्टिंग और प्रोडक्ट एसे, वोट अदर कॉजेज शुड बी कंसिडर्ड, कौन से कॉजेज यहाँ पे कंसिडर्ड होंगे. वेयर टू रिपोर्ट केसेस फॉर एक्यूरेट असेसमेंट. ऑलराइट. नाउ व्हाट टू डू व्हेन रिस्क इज कंफर्म, जब रिस्क आपकी कंफर्म हो जाएगी तो क्या आप करोगे. तो ड्यूरेशन ऑफ फॉलोअप एंड आउटकम्स कलेक्शन, फॉलोअप कैसे करना है उसका टाइम और आउटकम्स कलेक्शन. ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी आप यहाँ पे देखोगे में रिक्वायर नॉन कंपनी असिस्टेंस, तो यहाँ पे नॉन कंपनी असिस्टेंस जो है एप्लीकेबल होगा. क्रिटिकल
to success of RMP. ऑल राइट, तो रिस्क कम्युनिकेशन में जो है रिस्क कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ RMP. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस इज अबाउट रिस्क कम्युनिकेशन. And risk monitoring, what it includes: a specific framework proposed to estimate risk benefits or capturing index cases and accurate estimation of exposure. कि अगर आपको कुछ एक्सपोज हुआ है तो उसका इंडेक्स केसेस भी वहाँ पे होंगे और फ्रेमवर्क में सेट होगा. की फैक्टर्स, इट इंक्लूड्स डिग्री ऑफ अंडर रिपोर्टिंग और रिकॉग्निशन बाय फिजिशियन, पोटेंशियल फॉर प्रोडक्ट कंफ्यूजन, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क, पोटेंशियल सीवियरिटी ऑफ रिस्क. तो उसमें आ जाएगा आपका क्या पोटेंशियल है, एस्टिमेट करोगे फ्रीक्वेंसी को, और सीवियरिटी के बारे में भी पता करोगे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिस्क मॉनिटरिंग. नाउ ICH टॉपिक जो आपके रिलेवेंट है फार्माकोविजिलेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स ऑफ ICH. It includes E2 guidelines for clinical safety, that is E2A, which includes definition and standard of expedited reporting. E2B includes data elements for transmission of ADR reports. E2C includes PSUR, that is your periodic safety update report. And E2E includes pharmacovigilance planning. And ICH topic also relevant to your pharmacovigilance include your M1, that is medical terminology, MedDRA. M2, which includes electronic standards for the transfer or regulatory information and data. All right, so M1, M2 is there, and M5 is data elements and standard for drug dictionaries. So this is about the ICH topics which are relevant to pharmacovigilance. So you must go through these topics once. All right. Hope you all enjoy this lecture. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.